अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आज आप आए। थैंक यू। आदाब आरजू जी। आदाब सर। सर आपकी एक पोस्ट मैंने देखी ट्विटर के ऊपर, शिव ने पिक्चर शेयर की थी। आप जानते होंगे, जाहिर है इंडिया टुडे के बहुत जबरदस्त किस्म के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। दो मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट जर्नलिस्ट जो है, दोनों इंडिया टुडे से हैं। एक तो गौरव सावंत, आप जानती हैं। गौरव वेरी नाइस जितना मैन। मुझे झेलते हैं ना मैं उसके लिए नहीं नहीं नहीं, वेरी नाइस। ही इज वेरी ही नाइस। लॉस्ट हिज फादर। उनके या आई पिताजी नो। अभी गुजर गए जी एंड जी। ही वाज माय इंस्ट्रक्टर। वेरी फाइन अच्छा। मैन, ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी करके, बहुत अच्छे आदमी, वेरी गुड इंस्ट्रक्टर एंड यूज्ड टू टीच अस मिलिट्री हिस्ट्री। बहुत अच्छे आदमी थे एंड जी गुड कमेंट्री देते थे वो रिपब्लिक डे के ऊपर एंड फॉर मेनी इयर्स। बहुत ही संभले, बहुत वेरी मैच्योर, वेरी डिग्निफाइड मैन। आई एम श्योर गौरव जी हैज बिल्कुल। डन हिम प्राउड। जिस तरीके से गौरव भी आगे एग्जैक्टली आए हैं, मुझे लगता है एग्जैक्टली। डन प्राउड, इज डन हिज फैमिली प्राउड by his the way he has progressed in media. Very good, very good. बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने खैर मैसेज किया था, गौरव गौरव से थोड़ी बात हुई। और शिव भी जो है वो भी बहुत जबरदस्त शो कंडक्ट करते हैं और मुझे हमेशा इन दोनों के साथ काम करके या शो में जाके बहुत अच्छा लगता है। और गौरव Very तो nice. यू नो इज सच अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन के वो शो के बाद Yeah. मुझे खैरियत पूछते हैं, तुम खैरियत से रहना, तुम पता नहीं क्या क्या बोलती हो तो मुझे फिर बड़ा मजा आता है, वो डर भी जाते हैं मुझे बुला के। बिल्कुल। बिल्कुल। और सर आपकी पिक्चर जो शिव ने जो है वो शेयर की है सचिन की, मैं उस बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम भी बड़ा नाम तो ऑब्वियसली बहुत सुनते हैं। और साथ ईरान और इजराइल पे भी बात करेंगे। ईरान का ये कहना है कि जी हमने अमेरिका को बता दिया था 72 आवर्स पहले कि अटैक करेंगे, और अब उस अटैक को वो आगे भी नहीं ले जाना चाहते। तो फिर किया क्यों था? पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी थी ईरान को। देखिएगा आरजू जी, ये एक क्या होता है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो आईआरजीसी ईरान ने खड़ी की है, वो अपने उनके जो जो रिलीजियस क्लर्जीज हैं, जो अपने खोमेनी, खमेनी, ये जितने भी रिलीजियस काउंसिल्स हैं, इनके रेवोल्यूशनरी काउंसिल है, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके सिपाही हैं, ये उनके सोल्जर्स, देयर सोल्जर्स, जो उनके प्रोटेक्शन और उनकी देखभाल। अब ऐसा आईआरजीसी जिसके पास खुद तकरीबन 2 लाख के आसपास सोल्जर्स हैं, उसके अलावा उनके पास अपनी एयरफोर्स है, उसके अलावा उनके पास अपनी नेवी है, स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसको वो गार्ड करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी स्टेट ऑफ होर्मुज में कार्रवाई की, उसमें उनका हाथ है। तो ये आईआरजीसी जो आफ्टर द ईरान इराक वॉर के बाद जिस प्रकार से खड़ा किया गया, और जिस प्रकार से इसकी 1979 के बाद जो जरूरत पड़ी ईरान की मिलिट्री के अलावा, ईरान की व्हाट इज नोन एज अतिराज और समथिंग, द मिलिट्री ऑफ ईरान प्लस द पुलिस, उसके अलावा है ये विच इज एक्सक्लूसिवली विच टेक्स पावर्स एंड डिराइव्स पावर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कमांडर। तो ऐसे जब कार्रवाई हो, और इनका जो कट्स फोर्स है जिसके सुलेमानी इंचार्ज थे, और उसके बाद अब जाहिदी जो मारे गए, तो एक तरीके से क्या होता है, एक आक्रोश पैदा होता है कि सुलेमानी जो 2020 में ही गॉट नॉक्ड आउट because of his activities. Now IRGC is a declared terrorist organization by USA. अब एक आतंकवादी संगठन है, इनके लिए it is the most precious organization to protect the revolution council of Iran. तो एक तरीके से अनबन है। इसके अलावा ये जो आईआरजीसी सीरिया में, लेबनान में ऑपरेट कर रही है, और आश्चर्य की बात यह है कि फ्रॉम 1980 टू 88 जो ईरान इराक वॉर हुआ, उसमें इजराइल ईरान के साथ खड़ा था। ये नहीं कि उसने इराक की मदद की, वो ईरान के साथ खड़ा है। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, इन्होंने एक कट्स फोर्स खड़ी करके, उसमें भी वो टास्क फोर्स जेरूसलम खड़ा किया कि इजराइल को अब कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो आप समझ सकते हैं, और धीरे धीरे करके ईरान ने अपने जो पांव फैलाए उधर, चाहे वो हमास को, पैलेस्टीनियंस को लेकर के गाजा में हुए, चाहे वो सुन्नी थे, और या हिजबुल्लाह थे लेबनान में लेकर के, जब लेबनान में इजराइल 1982 में उसने इन्वेजन किया, उसके बाद जो
फोर्स खड़ी की ईरान ने, वो है हिजबुल्लाह लेबनान के लिए, और फिर इधर यमन में हुदीस को खड़ा किया। तो ये जो इतना सपोर्ट ईरान इर्द गिर्द, मतलब चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है, द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिस प्रकार से घेर रहे हैं, और ये सोच क्या है कि हम सारे यहूदियों को समुंदर में ढकेलेंगे, हम इनका खात्मा करेंगे, समुंदर में ढकेलेंगे। यहूदियों की सोच क्या है, हम सारे हमास को मार के छोड़ेंगे, ना वो मार सकते हैं इनकी सोच, ना ये उनको ढकेल सकते हैं समुंदर में। मतलब जिसकी सोच ही गलत, जिसका फाउंडेशन है, जिसकी सोच में कोई आधार नहीं है, वो कैसे बन सकते। तो ऐसी सोच, और अब जब वो काउंसिलेट दमिश्क सीरिया में जो हमला हुआ, तो उसमें उनके जो 2 टॉप जनरल मारे गए, सुलेमानी के बाद क्वाड्स फोर्स के इंचार्ज वो थे, उसमें उनको थोड़ा सा झटका लगा कि अगर अब हमने कार्रवाई नहीं की तो लगेगा कि ईरान तो लड़ रहा है, ऐसे नहीं कि ईरान इजराइल से लड़ नहीं रहा, सिर्फ प्रॉक्सी लड़ रहा है, हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, हुदीस के द्वारा। लेकिन वो क्या कह सकते, सफलता जो ईरान चाह रहा था वो नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूएसए। अब यूएसए क्या इतना जबरदस्त सपोर्ट इजराइल को है, तो इजराइल विल डेफिनेटली बी ऑन द फ्रंट फुट, इसमें भी कोई शक नहीं है, उनको भी मालूम है। तो ये जो एम्बेसी का हुआ, काउंसिल हुआ, जिसमें उनको था, देवर ट्रैकिंग, इनको ट्रैक करे थे वो कहां पे क्या करेंगे करके। अब इन्होंने भी सोचा कि एम्बेसी है, इट इज समथिंग लाइक हमारा देश दूसरे देश में है, इसको कौन हमला करेगा, इट बी सीन एज अटैकिंग अ कंट्री। लेकिन उनका जो प्लानिंग ये वो था, वॉट एवर द इजराइल ने आज भी नहीं माना है कि उन्होंने अटैक किया। ये कहना है ईरान का और सीरिया का कि इजराइल के ही एयरक्राफ्ट से जिनके द्वारा ये उनके एम्बेसी के ऊपर दमिश्क में हमला हुआ, ये मारे गए। तो ऐसी हालात में एक मुझे याद आता है किस्सा, बॉक्सिंग जब होती है फौज के अंदर, अगर आप बॉक्सर आप अपना नहीं भेजेंगे तो आपके 2 पॉइंट तो गवा दिए आपने, क्योंकि आपने बॉक्सर तो भेजा ही नहीं। जब अगर आप देखें तो उकसाया किसने, चलो मैं मानता हूं इजराइल ने उकसाया, और पर ईरान का जो बॉक्सर है वो तो आया ही नहीं रिंग में, तो मतलब ईरान तो हार गया ना। तो अब ईरान ने सोचा हारना तो नहीं है, हार गए तो फिर तो बुरा लगेगा, तो बॉक्सिंग रिंग में तो उतरते हैं, बॉक्सिंग रिंग में उतर गए। अब बॉक्सिंग रिंग में उतरने के बाद अगर नॉकआउट हुआ तो 2 पॉइंट से चले गए इजराइल को, नॉकआउट भी नहीं होना है, तो किसी प्रकार से मारो, और उसके बाद वो कहते हैं ना, रेफरी स्टॉप द फाइट, रेफरी लड़ाई को रोक देगा, या अपना सफेद ताल डाल दो कि भाई हमने अब इसके बाद नहीं लड़ना है करके। तो अब क्या हुआ, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया, मतलब लड़ाई बॉक्सिंग किया भी, हारे भी नहीं, और 1-1 पॉइंट लेकर के आगे, मतलब फेस सेविंग। सो दिस वाज काइंड ऑफ एन ईरान का फेस सेविंग, दैट इज व्हाई ईरान इशूड अ statement which was very clear कि this should be seen as something conclusion, मतलब आपने मुझे मारा, मैंने भी आपको मारा, और अब इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, अगर आप करेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इट इज लाइक बच्चों की लड़ाई होती है ना, तूने मारा मैंने मारा, अब इसके बाद लड़ाई खत्म हो गई, इफ दैट एंड्स ओवर देयर इट इज ओके। लेकिन क्या हुआ, ईरान पहले से ही 1 अप्रैल को ये हादसा हुआ, उसके बाद ईरान ने कहा हम तो बदला लेंगे, दैट मीन बदले की कार्रवाई तो शुरू हो गई थी। तो ऑब्वियसली दी आयरन डोम, एंटी एयर डिफेंस, सारा उनको भी मालूम है कि ईरान हमला 1700 किलोमीटर की दूरी से कैसे करेगा, अपने फोर्सेस तो भेजेगा नहीं ना, मिसाइल्स के द्वारा ही करेगा, क्रूज मिसाइल्स होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, ड्रोन होंगी, उसी के द्वारा। तो इनकी तैयारी तो पूरी थी। अब 300 फायर करने के बाद, अदर देन दैट एयरबेस विशेष में कहते हैं कि F-35 टैक्स्ड ओवर देयर, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। सो मैंने फायर भी किए, नुकसान भी नहीं हुआ, ईरान में जश्न भी मनाया गया, कई देशों में जश्न मनाया गया कि ईरान ने इजराइल के बदले हमला किया, हमले में उन्होंने उनका बदला लिया, जो भी हुआ। तो चलो, मतलब सबने अपना अपना तरीके से सोच विचार में मतलब सोचा, जीत उसकी हुई, इजराइल का भी नुकसान नहीं हुआ, ईरान का भी दिल बहल गया कि हमने 300 मिसाइल फायर किया, हमने बदला ले लिया। लेकिन ईरान जानता है कि उसका जो न्यूक्लियर है, चाहे वो जितना भी एडवांस स्टेज में, उसका जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इट्स ऑलमोस्ट 84%। सो दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब 2-3 तो बनाने में उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अंडरग्राउंड इतना है कि इट इज नॉट सो इजी टू डिस्ट्रॉय। अगर ये कोई सोचता है कि हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, नहीं है, इट इज वेरी डीप अंडरग्राउंड, सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ।
तो nobody wants to touch that also, क्योंकि उसमें नुकसान बाकियों का भी हो सकता है. We know what happened in Chernobyl. बाकी भी क्या हो जाता है, तो it becomes difficult. अगर फैल गया तो will not know what has hit us. So ऐसे हालात में मुझे लगता है इजराइल has also conveyed to Iran that we will not tolerate these proxies, whether it is Hamas, whether it is Hezbollah or whether it is Houthi. और ईरान ने भी बता दिया है कि ये प्रॉक्सीज हमारे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है. और जिस प्रकार से everybody is affected, air is affected, your complete sea fleet is affected, and the oil price rise will be affected. यानी कि अगर ये लड़ाई अब, I am glad कि कम से कम the United States President has been able to prevail upon the Israeli Prime Minister Netanyahu कि रुक जाओ. Now let's not take it to a level कि उसने मारा मैंने मारा और लड़ाई चलती रहेगी. Let's stop it. Let Iran take the credit कि उन्होंने किया. We have done what we wanted to do. हमने इजराइल की मदद की, हमने आपके एयर डिफेंस में मदद की, जिससे कि उनके जितने रॉकेट थे हमने भी उड़ाए, आपने भी उड़ाए, तो 300 में से किसी का नुकसान नहीं हुआ. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन राइट नाउ, एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू इजराइल इफ दे डू नॉट रिटेलिएट. अगर रिटेलिएट करते हैं, लेट्स से प्रिज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो, रिटेलिएट करते हैं, दी सरकार जो आएगी इजराइल में वो राइटिस्ट ही आएगी. नेतन्याहू हार जाए शायद, सरकार उनकी ना बन पाए बिकॉज ऑफ द वेरियस चार्जेस और व्हाटएवर दैट इज एंड ऑफ हिज स्टैंड दैट ही हैज टेकन. बट उनकी जगह जो भी आएगा वो इजराइल के अस्तित्व को लेकर के ही आएगा. वो ये नहीं सोच करके आएगा कि मैं किसी से प्यारी दोस्ती करूंगा ना. वो इजराइल का अस्तित्व उनका नंबर 1 प्रायोरिटी है. So it has to be the rightist only, whether it is Netanyahu or anybody else. So everybody knows सरकार किसकी आनी है. So I think right now it is good that some good sense has prevailed. American influence, American pressure has worked. अभी तक तो शांति है और ऐसी ही शांति रहेगी. हाँ, थोड़ा बहुत होगा, little bit here and there, but it will not affect. जो डर लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, फैल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, हाथ से निकल, नहीं, आई डोंट थिंक. ईरान के वो स्टेटमेंट वाज गुड. आई थिंक ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमने बदला ले लिया है और ये कंक्लूज, मतलब it should be considered as having concluded and nothing more. I think that is a good. ईरान ने भी अपना थोड़ा, मुझे लगता है, it has shown its maturity. Israel has also shown its maturity, and the world has succeeded in pressurizing both Iran and Israel to stay off. And everybody knows अब इराक, ये इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है, क्या हो रहा है करके सभी को मालूम है. कितना नुकसान गाजा पट्टी में हो गया है. यूक्रेन में देखिएगा क्या हो रहा है. यूक्रेन इज ऑलमोस्ट लॉस्ट द वॉर. इतनी मदद करने के बाद, इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के बाद आप देखो यूक्रेन का क्या हाल हुआ है. सो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है the only way through is to now be a little more peaceful, shanti. And there are countries which are in touch with both Iran and Israel. India is one amongst them, who are ensuring that things must not go out of hand. अगर दोनों के साथ, ईरान के, भारत के साथ भी संबंध अच्छे, बिकॉज ईरान इज द ओनली कंट्री, जब अगर आप देखें, जब शिया आए वहां पे, जब इस्लाम आ जाए, तो जोरास्ट्रियनिज्म जो पारसीज है जो, वो हिंदुस्तान में आए. सो ऑल दी पारसीज फ्रॉम ईरान, जो पर्शियन जो एम्पायर था पहले, जो जोरास्ट्रियनिज्म कहते थे बिफोर इस्लाम टुक ओवर ईरान, वो सब भारत के अंदर है. सो देयर ऑल पारसीज हु आर इन इंडिया, वो सेटल इन इंडिया. कुछ पाकिस्तान में भी थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे पारसी. ऐसे पूरे विश्व भर में काफी पारसीज हैं, वो इन चार्ज ऑफ मैरिटाइम एंड शिप ओनर्स हैं. तो ये जो है, अब ऑफ कोर्स नाउ द शियाज हैव टेकन कंट्रोल ऑफ ईरान. So it's an old civilization. ईरान समझता है, ईरान इज नॉट अ रिफ्रैफ नेशन. वो बहुत ही समझदारी से काम लेता है. तो आई एम श्योर इट विल नॉट एक्सपैंड. आई थिंक इट विल बी कंट्रोल्ड. मेरा ऐसा मानना है, इट विल बी कंट्रोल्ड. मगर सर, इंडिया या भारत जो है वो किस तरह से अपना स्टेटमेंट देगा या किसका साथ देगा, क्योंकि ईरान के साथ भी चाबार पे और कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की बात की जा रही है. इजराइल से भी भारत के टर्म्स बहुत अच्छे हैं. अगर ये चीज कहीं जाके बढ़ जाती है, क्योंकि कई लोग ये भी मानते हैं कि इजराइल का चाहे 2 दिन बाद चाहे 4 दिन बाद, लेकिन इस बात का जवाब जरूर देगा. और अगर उसने दे दिया इन केस, वैसे तो उसे आई विश के ना करे उस चीज को आगे, तो उस वक्त भारत का स्टैंड क्या होगा, ईरान के साथ या इजराइल के साथ?
सी भारत के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, भारत के संबंध ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाबार जैसे है पोर्ट विच इज फॉर अफगानिस्तान, एंड बोथ ईरान एंड इंडिया केम फॉरवर्ड टू हेल्प अफगानिस्तान, इसमें भी कोई शक नहीं। सो इट्स मतलब बहुत पुराने पारंपरिक संबंध कह सकते हैं बिटवीन ईरान एंड इंडिया। उसी माफिक बिटवीन इंडिया एंड इजराइल जिस तरीके से संबंध अभी है, आई थिंक दे वंडरफुल रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के साथ संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली गुड सेंस विल प्रिवेल। whatever what we are saying कि Israel would want to counter attack ईरान for जो हमला किया उन्होंने, I don't think so। हमला तो लगातार इजराइल कर ही रहा है ना। इजराइल अगर हमास से लड़ रहा है, क्या हमास में इतना हिम्मत है क्या लड़ने की? कौन उसको हिम्मत दे रहा है, कौन उसको इक्विपमेंट दे रहा है, किसने इतने सालों से ट्रेनिंग दी, कितने इतने सारे जो टनल्स बनाए, किसकी मदद की थी? ईरान ही था। तो ईरान इज द ओनली वन हमास को पॉप अप करके, और जो मीटिंग हो रही थी दमास्कस में वो किसके लिए थी? इट वाज अगेन फॉर द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ओनली। तो वही कट्स फोर्स के जो जिहादी थे जनरल, वो क्या किसके लिए गए थे? उन्हीं के लिए गए थे। सो इट्स ऑल थिंग। डेफिनेटली व्हाट नाउ नीड्स टू बी एड्रेस्ड इज द पैलेस्टीनियंस। जो फिलिस्तीनी जो हैं उनको जब तक घर नहीं मिलेगा, जब तक उनको अपना देश नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है ये इस तरह की होता रहेगा। पर फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी में एक घर देने के लिए इजराइल ने पूरी कोशिश की, और तकरीबन 20-22 साल से लेकर के, लेकिन फिलिस्तीनियों का ही नहीं बना। अब देखिए पीएलओ और हमास के बीच में जब अनबन हो गई, तो पीएलओ वेस्ट बैंक में चले गए और हमास गाजा में रह गए। हाँ, पीएलओ में कम से कम उनका इजराइल के साथ कुछ तो संबंध है, पर गाजा में तो बिल्कुल भी संबंध नहीं था। गाजा में से तो इजराइल टोटली पुल्ड आउट एंड गिवन गाजा अ कंप्लीट फ्रीडम of that 440 square kilometers of area was complete freedom to the Palestinians। तो उसका दुरुपयोग जो हो गया उधर, चाहे वो किसी भी द्वारा हुआ, जिस प्रकार से ईरान ने मदद की या हमास ने किया या फिलिस्तीनी लोगों ने वहां पे मतलब अनदेखी कर दी कि क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड बना रहे, क्या करें हमें नहीं मालूम है, हम अपने रह रहे हैं। द यूएन अपना रिलीफ जो है विच इज बेसिकली नथिंग बट अमेरिकन रिलीफ, वही पैसा दे रहे हैं। ऑल द रेफ्यूजीज, मतलब 1.8 मिलियन रेफ्यूजीज आर बीइंग फेड बाय द अमेरिकन्स। मतलब एक तरह से खाना भी खिला रहे हैं और दूसरी तरफ से इजराइल को एमुनेशन भी दे रहे हैं, बाहरों भी। तो मतलब खाना भी मिल रहा है, गोली भी मिल रही है। तो इट इज अ वेरी कैच 22 सिचुएशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब रिलीजियस वॉर्स, रिलीजन जो है ये लड़ने के लिए अगर उकसाता है, देन इट इज नॉट अ रिलीजन। Religion is peaceful, religion is personal। अगर मेरे को if I'm psychologically unwell or no this thing, religion should give me peace, solace, quietness, कि भाई so that I become a good human being। अगर मुझे उकसाता है किसी को मारने में, करने में, that is not religion, that is a military training। that मेरे को मिलिट्री में वो ट्रेनिंग मिलती है, क्या करना है, कैसे मारना है, क्यों करना है, क्या करना है, that's a different training। But religion is something that inspires, motivates to become a good individual and to be good in any field, whether it is in military, whether it is in science, whether it is in arts, or whether it is in your personal life, anything in it। लेकिन ये जो हो रहा है, तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अब अगर आप यहूदियों के बारे में बोलेंगे तो देन मुस्लिम्स विल फील वेरी बैड कि भाई आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आपको तो मालूम ही नहीं उन्होंने हमारे साथ इतने 400-500 सालों से वो क्या करते आए हैं, हमारे को तो ऐसे कर दिया 1948 से लेकर के हमारे को हमारे घर से बाहर निकाल दिया। ये वो बोलेंगे नहीं, हम तो ऑटोमन एम्पायर में थे, हम भी रहे, आप भी रहे, सभी को हम भी फिलिस्तीनी है। फिलिस्तीनी मतलब कोई नहीं, जो भी वो फिलिस्तीन जगह है, जो रहते थे वो फिलिस्तीनी थे, चाहे वो यहूदी फिलिस्तीनी हो या वो अरब फिलिस्तीनी हो, सारे फिलिस्तीनी थे। तो अब हमको आप अलग इजराइल बोल करके अलग कर दिए और आप अपने आप को फिलिस्तीनी बोल रहे हैं, हमको भगा रहे। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ हिस्टोरिकल बैगेज which requires a very very detailed this thing and broad mindedness कि भाई ठीक है, Israel also should step out and say two nation theory, ये आपकी जगह है, आप दखलंदाजी ना ले। एंड यूएन जो एक डिफंक्ट बॉडी बन गई है, यूएन इज नॉट प्लेइंग ए रोल which it should play।
The UN is what it is meant for. UN का मकसद है कि जब दो देशों के बीच में या विश्व भर में परेशानी मदद करे। वो मदद तो नहीं हो रही यूएन की द्वारा। यूएन ने कहना चाहिए कि चलो इजराइल, ये दो नेशन स्टेट, पैलेस्टीन जो देश है उसमें हथियार नहीं होंगे। यूएन विल ensure the safety and security of the Palestinians in whatever state they call it Gaza, they call it West Bank, जो भी है, and all arms will be taken off. There will be no Israeli with an arm there. UN to हमारे, we were there. My own battalion was there in Gaza in 1960. तो ऐसे नहीं कि हमारे यूएन की पलटने नहीं थी गाजा के अंदर, थी। So again, let's go back to the same. So that there is a international force that oversees safety and security, so that the Palestinians feel secure. So there are ways out if you want to really ensure that the Palestinians का जो एक तरीके से मैं कहूँगा the desire, and everybody has a desire. अरे पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान उसी मकसद से बनाना, because the feeling, the desire was there for the Muslims that they want their own nation, irrespective whether they were part of India, but they wanted their nation. ठीक है, बन गया, it's okay now, it's part of it now. So, but what would be better? That we live together. It is so much better to live together rather than छोटी छोटी चीजें लेकर के लड़ना झगड़ना. It creates a team is that together everybody can achieve more. And that is how it should be. We should work as a team and not as fighting for this thing. Then it becomes very, very difficult. Exactly. And then सर टॉलरेंस होनी चाहिए ना सर, टॉलरेंस ही तो नहीं है लोगों में. टॉलरेंस, what happens is बाकी जो देश है वो बैठे हुए उकसाने के लिए. जब अब देख लो, चाइना ने देख लिया कि भारत और पाकिस्तान की तो बनती नहीं है, ये दोनों देशों के बीच में तो बनते नहीं है. पाकिस्तान की फौज तो बिल्कुल खड़ी है भारत की फौज के साथ लड़ने में, और एक दूसरे के बीच में हेट इंडिया में लगी हुई है. तो उसका फायदा कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है. अब चाइना क्या कर रहा है? अब क्या, मेरे को आप ये बताइए, कैसे हो सकता है कि जो चीनी है जिसकी भाषा हम नहीं समझते, आप देखो आप कहाँ बैठी है, मैं कहाँ, कैसे आराम से हम बात कर रहे हैं. चाहे हम दोनों में तालमेल ना हो, अनबन हो, कुछ भी हो, कम से कम हम एक दूसरे से बातचीत तो कर सकते हैं. आप बोले नहीं, मैं नहीं कह रही, आप जो कह रहे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं मानती नहीं. अरे मानता हूं मैं आपकी बात, चलो कम से कम आपने बोला. अब अगर आप मेरी भाषा ही नहीं समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार इंटरप्रेटर के से आपसे बातचीत होगी, इंटरप्रेटर क्या बताएगा आपको, कितना बताएगा, क्या वो होता है, कई बार होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच कैन बी सेड. एक हंसी से, बातचीत से, एक झप्पी मार के, एक पाट करके वो समझ जाता है इसके वो हाथ मारने का मकसद क्या था, वो समझ जाता है. बिकॉज सब एक जैसे हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे बड़े पले बड़े, खाए पिए सब कुछ एक जैसे है. There's a lot good in being staying together, and as neighbors it's good to be together. But China is exploiting it. China ने देख लिया कि भाई ये दोनों हैं, इनकी बनती नहीं है, अब इनके बीच में फूट डाली जाए, और फूट डालने से उनको फायदा हो रहा है. ऐसे पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है. मगर जी आरजू जी, I'll just let me tell you, Pakistan is a rich country. पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है. जो ब्रेन, दिमाग जो है, किसी चीज की कमी नहीं है. पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है. पर अगर वहां पे करप्शन है, अगर वहां पे एक दूसरे के, अगर फौज ही एक इतना $20 बिलियन और $30 बिलियन का बिजनेस ही करने लग जाएगा, देन सी देयर इज, मतलब टू मीट द नीड्स there is no dearth of, the needs can be met, but the greed is something which cannot be met. वो greed जब आ जाता है, और जब सबको लगता है कि मेरे बिना ऐसे कुछ नहीं. I think these elections of yours in Pakistan were very good indicator even to the Pakistan army कि भाई देखो आप ठीक है, we are proud of you, but please stay away. आप अपना काम करो और आप हमें अपना काम करने दो. It's a very good signal which has been conveyed. But then the same Prime Minister Imran Khan, when he was there, when he came in, lots of hope. But what did he start off with? He himself called himself a Taliban Khan. Imagine. Now you have to, change. People must have hopes, expectations कि भाई तो आदमी आया है तो सच में कुछ बदलाव लाया है, और वो बदलाव दिखना चाहिए. इट इज नॉट कहना, दिखना चाहिए. और जब जमीन पर बदलाव दिखेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ेगा. एंड अनदर बिग प्रॉब्लम इन साउथ एशिया इज द पॉपुलेशन.
आई थिंक बहुत आबादी बढ़ गई है, इतनी आबादी बढ़ गई है कि अब मुझे नहीं लगता है कि इतनी आबादी को कोई नौकरी भी दे सकता है या इन्फ्लेशन कम कर सकता है। इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी कंट्री हैज रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज के मद्देनजर आबादी बनती है, पर अब आबादी इतनी हो गई है, I think it's very difficult, whether it is in Pakistan, whether it सर is in India, इम्पॉसिबल whether है it is सर, in Bangladesh. Very bad. Very, very डिफिकल्ट भी bad, नहीं, I think. इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी कर पाए। Almost. Absolutely. कोई भी Arzuji, मैनेज you're कर सकता absolutely right. Absolutely right, you're Arzuji. It's impossible to cater. ये इतनी false promises कि हम सबको कैसे होएगा? It's not possible. Population has gone beyond everybody. It और Western media जो है ना, इनको हमको बोलते हैं demographic dividend. Demographic dividend is not dividend. It's a disaster. We have to Exactly. accept it's a disaster. We have there's a limit to which किसी भी चीज में, किसी भी घर परिवार में, अगर छोटा परिवार होगा तो फलेगा फूलेगा, अच्छे स्कूल में जाएंगे, खाएगा बचेगा, आगे चलेंगे। अगर एक परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे, कैसे होएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सब तरह के बच्चे थोड़ी होते हैं, एक ही परिवार में कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई अच्छी बुद्धि का होता है, कोई तरह तरह के बच्चे होते हैं, किसी को गीत में, संगीत में, किसी को आर्ट में, किसी को पढ़ाई में, किसी को फिजिकल एक्सरसाइज, किसी को स्पोर्ट्स में, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that somewhere the states must take keen interest in cutting down the population of our countries now. सर एग्जैक्टली पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। वो तो हमारे यहाँ कई बार ट्राई किया गया, उसके बाद फिर वो आपको पता है मौलवी निकल आते हैं, वो कोई और बात शुरू कर देते हैं, और कमर्शियल्स भी, टीवी कमर्शियल्स भी चले, वो भी रोक दिए। लेकिन सर अगर हम बात जी बिल्कुल, सर अगर हम एब्सोल्युटली राइट। सर हम बात करें सियाचिन की, जो आपकी पिक्चर भी शेयर की थी शिव ने, और बहुत मुझे वो पिक्चर भी अच्छी लगी, और तभी मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूंगी जरूर सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसी आपको लगा वहां पे ड्यूटी के टाइम पर? See, Siachen is very, very cold. First and foremost, it's the highest battlefield. It's a very cold because the heights itself is about between 18,000 going to 22,000 feet. So minus 50 degrees goes to minus 70 degrees. Blizzardous weather. जो मौसम है बहुत खराब मौसम हो जाता है। जब मौसम खराब होता है तो बहुत ही वाकई you're fighting actually the elements of weather. मौसम मतलब आपको खाने की दिक्कत होगी, सोने की दिक्कत होगी, रहने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, स्नो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम, हैपो का प्रॉब्लम, हेलुसिनेशन, so there are a whole lot of physical problems that are there at all these altitudes, and that is why you find avalanches. So like a lot of the Pakistan Army lost the entire company, जिसके बाद the chief of the army staff of Pakistan decided कि भाई let's bring in some peace between India, and there's a ceasefire now between India and Pakistan, which has been in force since for a long time, I think since 2004 on Siachen. This is a good thing because ultimately it's impossible. मतलब it's a very very difficult area, and and Musharraf as always उनकी जो सोच थी वो अच्छा थोड़ी सी अलग सोच, और ये सोचना कि मैं एक कमांडो हूं और मैं सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो मतलब आई थिंक ही वाज बाइटिंग मोर देन ही कुड च्यू, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच उनको लगा व्हेन ही वाज देयर कि अब सियाचिन भारत के पास कैसे मैं कारगिल करने की कोशिश करता हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर आई डोंट थिंक पीपल डोंट understand or interpret the agreements that have taken place. Now the Karachi agreement which was there, which had very clear कि भाई हम उस इलाके में नहीं जा सकते. So therefore up to a place called Khor, and subsequently in similar they said a place called NGA 9842, and then northwards. But how everybody is Pakistan धीरे धीरे in maybe the American जो Hodson's थे उनका जो सर्वे था, they joined that NGA 9842 to Karakoram Pass, not along पहाड़ों में जब भी मैपिंग होता है it's always along the ridge line, and watershed principle बोलते हैं. तो you have, and when you go say do not, it goes along the Saltoro ridge line and it goes towards Indira Col and towards the K2, the second highest peak in the world. ऐसे so in between comes the Siachen Glacier, and adjoining the Siachen Glacier आप लोगों ने वो शख्सगम घाटी को चीन को तोहफे में दे दिया 1963 में. सो उस 1963 में चीन को तोहफे में देने से हुंजा घाटी में जो ग्रेजिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिए, और उसका फायदा चीन ने तब उठाया क्योंकि खुंजरा पास से उन्होंने काराकोरम हाईवे बनवाया, और वो काराकोरम हाईवे आया गिलगित बाल्टिस्तान के द्वारा,
और उस काराकोरम हाईवे को और उन्होंने बड़ा किया बोल करके कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब वो सीपीईसी बना है। तो सीपीईसी इज नथिंग बट द सेम रूट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम Xinjiang province through Khunjara Pass, going through Gilgit-Baltistan and going right up to Gwadar. Now, this particular stretch has been made by China with the hope कि हमको warm waters यानी इंडियन ओशन के अंदर उनको एक एंट्री पॉइंट चाहिए, एंड पाकिस्तान प्लेड अप एंड पाकिस्तान ने उनको दे दिया। Now China is having problem with बलूचीज, बिकॉज बलूचीज को लगता है कि उनके फिशिंग राइट्स, उनका जो थोड़ी सी तो आबादी है उन बेचारों की, लेकिन जगह बहुत है उनकी, उनका सारा चीनियों ने ले लिया। No, they are against the Chinese because the Chinese, again, as I said, the problem is language. अगर आप आते हैं तो चाइनीज, अगर आप लेबर उसको पाकिस्तानी चाहिए तो वो उर्दू नहीं बोलता है या भाषा नहीं समझता है, उसको गुस्सा आता है, उसको उसके सीनियर ने बोला है आप इतना खुदाई करेंगे, और वो बताता नहीं है। हमारे लोग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी वो जो सोच है थोड़ी अलग होती है। अगर धूप ज्यादा हो गई वो बोलेगा मैं बाद में कर दूंगा, शाम को कर दूंगा, चिंता ना कर तू। तो वो नहीं समझता है ना, उसको लगता है कि बस खोदना है तो खोदना है। सो ही इज यूजिंग दी पाकिस्तानी एज अ लेबर फोर्स, यानी उसको बड़ी इस्तेमाल करो किसी तरीके से, क्योंकि वो उसको पैसे दे रहा है। तो वेर नॉर्मली ऑल ऑफ अस वी आर नॉट, हम पैसे पूछे के पीछे नहीं, ठीक है तू अपने पैसे अपने पास रख ले, पर हम अपने तरीके से काम करेंगे। हम ये नहीं करें हम काम नहीं करेंगे, पर हम अपने तरीके से करेंगे। वो नहीं समझते हैं, तो उसमें वो लड़ाई हो जाती है, एंड वो लड़ाई हो जाती है, देन फिर मारामारी हो जाती है। वो भाषा नहीं समझता है, तो फ्रस्ट्रेशन गोज अप। सो आई पर्सनली फील दैट द चाइनीज आर देयर, बट मुझे नहीं लगता है the Baluchis will feel uneasy। अब जैसे पश्तून्स हो गए, वो भी they feel uneasy because Durand line जो ब्रिटिशर्स ने बनाई with the hope to keeping the Afghanis away, but that Durand line cannot work now because that Durand line was for a united India, to keep Afghanistan in the united India. अब that Durand line cannot hold good because अफगानिस्तान में जो पश्तून्स है, जब वो तो they feel कुछ नहीं जी, अब तो इस्लामाबाद तो सब मेरा ही है, चलने दो इधर से उधर, मतलब सब्जी इधर खरीदो, उधर चले जाओ, वापस आ जाओ, रिलेटिव्स आर हियर, रिलेटिव्स आर देयर। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब आई डोंट थिंक पीपल रियली अंडरस्टैंड साउथ एशिया। साउथ एशिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम, यू नो, इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है। हम लोग सब एक दूसरे को समझते हैं, भाषा समझते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, एक जैसे बोलते हैं, पर पता नहीं दुनिया को लगता है लड़ते क्यों है फिर ये तो एक जैसे ये सारे बोलते खाते पीते सब है, लड़ते क्यों है? इनको कोई लड़ने के कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी ट्रू, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, होना नहीं चाहिए। हम तो एक दूसरे के मूड्स भी समझते हैं, हमें तो एक दूसरे की हर बात की अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी लड़ते हैं। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि एज अ सोल्जर या आर्मी मैन, आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फौजी आपस में दोस्त भी होते हैं? मतलब बाद में रिटायरमेंट के बाद या कभी होता है या नहीं? आरजू जी मारा मारी चलती है पूरे टाइम? नहीं 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 नहीं, आरजू जी, यू बी सरप्राइज्ड। I have met number of Pakistani officers abroad on courses and sometimes even on the border. They are all very nice to each other. There is nothing. We are soldiers. We all are doing our respective jobs. We are all soldiers. We all respect each other. There is no denying the fact. Absolutely no denying the fact. But the fact is that, you know, as long as everybody is doing his job, you know, nobody would like any country, supposing if the Pakistanis decide to spread terrorism in India, who will like it? Nobody will like it. Would Pakistan like India doing that in Pakistan? The Pakistan will also not like it. Nobody will like it. So it is the view to ensure, but to say that मैं अगर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से मिलूं या किसी से मिलूं, we are boxing each other, no, not at all. We are very friendly. I have had मतलब on sometimes on various posts when we are talking to each other, we are talking like good friends. No problem at all. We are even discussing cricket. I can be standing on top of my bunker, he's standing on top of his bunker, even discussing cricket. And so it is nothing like that. We are all good friends. We are all listening. But yes, when it comes to doing something which is against the national interest, then obviously anybody and everybody will protect for him. For me, my country comes first, always and every time also. होना भी यही चाहिए सर, दोनों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप जंग नहीं कर रहे, अगर लड़ नहीं रहे, तो आपस में दोस्ती भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो जब से सर टीवी पे, इंडियन टीवी पे गई हूँ, मेरे तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके और उनसे समझ के कई चीजें जो न्यूज वगैरह चल रही होती हैं, तो मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मुझे तो कई लोग कहते भी हैं कि not हमारे Arzu ji, इंडियन not फ्रेंड्स only ज्यादा हैं।
Not only with Pakistan, even with the Chinese officers and Chinese men, we have interacted on various border personnel. Very good. There's no problem at all. Absolutely no problem. It is how the mindset of the leadership over there that matters. Exactly. अगर उनकी leadership, they are only doing their job. I'm not blaming those people who are there at the border. We are doing our job. They are doing their job. So the leadership जो चाइना में है, they have to change their mindset. Similarly in Pakistan, if the Pakistan army changes its mindset, ये hate India नहीं रखते, मतलब सोच ही रखती है कि भाई otherwise the पाकिस्तान आर्मी की जरूरत ही क्या है? उन्होंने मतलब मकसद ही ऐसे कर रखा है कि सबको एक हवा फैला रखा है कि भारत आकर के हमारे को कब्जा कर लेगा। कहीं नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्यों करेगा? अब तो भारत से ज्यादा अफगानिस्तान से डर लगता है। अफगानिस्तान अरे नहीं, तरफ भी बॉर्डर पे टेंशन है। We will never, we have never done it. Have you seen? We are not expansionists at all. We are not expansionists, but we will defend our territory. That we will not hesitate to defend. That we will defend, but we will not take any. सर भारत से कोई खतरा नहीं है। कोई अगर घबराते भी हैं तो ये अफगानिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा टेंशन है आजकल। उधर थोड़ा है। There's no doubt. Afghanis are really creating problems for you all. Tehreek-e-Taliban Pakistan in league with Taliban is creating havoc. आपके security forces मारे जा रहे हैं, आपके civilians मारे जा रहे हैं, चीनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. So it's very difficult. It's very difficult. No doubt about that. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर एंड वी विश। और सर आई विश के कभी हम आमने सामने बैठे हों और हम चाय कॉफी पीते हुए बातें करें तो बहुत अच्छा लगेगा। That day is not far. That day is not far. We wish all the very best. God bless. थैंक यू सर, थैंक यू।